किस लड़ाकू विमान के लिए इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ और केजीबी दोनों से दुश्मनी मोल ले ली थी? कौन था भारतीय राजनीति का वो ताकतवर शख्स जिसे केजीबी ने अपना दुश्मन नंबर 1 मान लिया था और फिर इसकी मौत हो जाती है? क्या इस मौत के पीछे केजीबी का हाथ था? आखिर क्यों केजीबी और सोवियत यूनियन से इंदिरा गांधी का मोह भंग होने लगा था? कौन था वो पत्रकार जो इंदिरा गांधी को सोवियत यूनियन के इशारे पर चलने के लिए कह रहा था? आखिर क्यों 1977 के चुनाव में इंदिरा की हार ने सोवियत संघ और केजीबी दोनों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी थी? जी हां, भारत में केजीबी के ऑपरेशन से जुड़े इस सीरीज के इस वीडियो में हम इन्हीं बातों का खुलासा करेंगे। तो देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। 1977 के चुनाव में इंदिरा को आखिर तक उम्मीद थी कि जीत उन्हीं की होगी। वहीं केजीबी के पास जो इनपुट्स आ रहे थे उसमें भी इंदिरा की ही जीत की इंफॉर्मेशन दी जा रही थी, मगर नतीजा बिल्कुल उलट था। इंदिरा गांधी बुरी तरह चुनाव हार चुकी थी और मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की। इंदिरा और केजीबी दोनों को इस बात की उम्मीद नहीं थी। इंदिरा गांधी को मिली इस करारी हार से जहां कांग्रेसी खेमे में मायूसी छाई थी, वहीं मॉस्को में भी बेहद निराशा का माहौल था। मॉस्को इंदिरा की हार से इस कदर बेचैन हो गया था कि केजीबी के हेडक्वार्टर द सेंटर को आदेश दिया जाता है कि फर्स्ट चीफ डायरेक्टरेट को इसका पता लगाने का आदेश दे कि आखिर यह हार कैसे हुई। आपको बता दें कि केजीबी की विदेशी खुफिया विभाग की इकाई को फर्स्ट चीफ डायरेक्टरेट यानी एफसीडी कहा जाता था, जिसके बाद एफसीडी ने नई दिल्ली के रेजिडेंसी के चीफ को मॉस्को तलब किया और उनसे पूछा कि आखिर केजीबी की इंफॉर्मेशन गलत कैसे हो गई। भारत में हुए इन चुनाव परिणामों को सोवियत संघ के भी तमाम अखबारों में प्रमुखता से छापा जा रहा था, मगर केजीबी के इशारे पर इन खबरों में हार का ठीकरा इंदिरा के सिर फोड़ा जा रहा था। एक रशियन अखबार ने इस हार पर अपना संपादकीय लिखा, जिसमें यह कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी उन्हीं जगहों पर सबसे ज़्यादा सफल रही जहां वो सीपीआई के उम्मीदवारों के साथ चुनाव लड़ रही थी। मतलब साफ था कि सीपीआई के प्रदर्शन को कांग्रेस से बेहतर दिखाने की कोशिश की जा रही थी, जबकि सच्चाई ये थी कि सीपीआई को इन चुनाव में सबसे ज़्यादा हार का सामना करना पड़ा था। केजीबी के मॉस्को हेडक्वार्टर द सेंटर में इन चुनावों को लेकर लगातार बैठकें हो रही थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सोवियत यूनियन को भारत के चुनाव को लेकर इतनी चिंता क्यों थी? उसे इस बात से क्या मतलब था कि भारत के चुनाव में कौन जीत रहा है या कौन हार रहा है? दरअसल 1975 में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी की स्थिति को मजबूत करने और उनके राजनीतिक विरोधियों को कमजोर करने के लिए भारत में केजीबी ने करीब 10.6 मिलियन रूबल खर्च किए थे। आलम यह था कि पार्टी फंडिंग के लिए प्रधानमंत्री आवास में सूटकेस में भरकर पैसे नियमित रूप से आते थे। इतना सब करने के बावजूद 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी हार गई थी। केजीबी और सोवियत यूनियन के सारे आकलन गलत साबित हो चुके थे। उनके किए किराए पर पानी फर चुका था। केजीबी को लग रहा था कि कहीं सीआईए ने तो उसका खेल नहीं बिगाड़ दिया है। उसे इस बात की भी बेहद चिंता थी कि मोरारजी देसाई जो भारत के अगले प्रधानमंत्री थे, वे कहीं अमेरिका के पाले में न चले जाएं। केजीबी की ये चिंता जायज़ भी थी। वजह ये कि मोरारजी देसाई चुनाव प्रचार के दौरान इंदिरा को रूस की कठपुतली बता रहे थे और उन पर केजीबी के साथ मिली भगत के आरोप भी खुलेआम लगा रहे थे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो रूस के साथ जो भी संधि हुई है उसे रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए केजीबी को लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मोरारजी देसाई के रूस विरोधी रुख का फायदा अमेरिका उठा ले और वो अपना प्रभुत्व वहाँ स्थापित कर ले। वहीं केजीबी के बौखलाहट की एक दूसरी वजह यह भी थी कि उसके प्लान बी का हिस्सा रही सीपीआई को भी इन चुनाव में जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा था, जबकि इसकी प्रतिद्वंदी पार्टी सीपीआईएम को जबरदस्त सफलता मिली थी। आपको बता दें कि 1964 में सीपीआई में हुए विभाजन के बाद सीपीआईएम का गठन हुआ था। कहते हैं कि सीपीआई, जिसकी स्थापना ही सोवियत यूनियन के कम्युनिस्ट मॉडल के आधार पर हुई थी, इसमें धीरे धीरे कुछ ऐसे लोगों का प्रभाव बढ़ने लगा था जो चीन की कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित थे। बाद में सीपीआई के इन दो गुटों में गतिरोध इतना बढ़ गया कि 1964 में चीन की कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित गुट ने पार्टी को तोड़ दिया और सीपीआईएम यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी का गठन कर दिया। केजीबी के पास इस बात की पूरी जानकारी थी कि सीपीआईएम चीन के प्रभाव में काम कर रही है।
यही वजह थी कि सीपीआईएम को मिल रही सफलता ने केजीबी के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी थी। केजीबी ने भारत में अपना 2 लक्ष्य निर्धारित किया, जिसमें पहला था कि किसी भी तरीके से मोरारजी देसाई को भारत रूस की संधि समाप्त करने से रोकना। इसके लिए केजीबी मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार के साथ संबंध स्थापित करने में जुट गई, और दूसरा था अमेरिका और चीन के प्रभाव को भारत में बढ़ने से रोकना। इसी वजह से केजीबी के मॉस्को हेडक्वार्टर से दिल्ली रेजिडेंसी को सीधा आदेश आया कि सीपीआईएम के साथ कोवर्ट कम्युनिकेशन बढ़ाया जाए ताकि चीन के बढ़ते प्रभाव को कम किया जा सके। वहीं अमेरिका के खिलाफ केजीबी अखबारों का सहारा लिया करती थी, जिसमें वो अमेरिकी विरोध में खबरें और आर्टिकल छपवाया करती थी। केजीबी अमेरिकी विरोधी खबरें प्लान करवाने के लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेती थी। इन दस्तावेजों में कुछ ऐसी फर्जी खबरें या फर्जी खुफिया संदेश लिखे होते थे जिससे ये लगता था कि अमेरिका और सीआईए भारत के विरोध में कोई साजिश रच रहे हैं। जिसके बाद केजीबी इन फर्जी दस्तावेजों को अपने एजेंटों के जरिए दूसरे देशों में स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारियों तक पहुंचवाती थी, और ये दूतावास इन खबरों को सच मानकर भारत भेज देते थे, और फिर केजीबी के भारतीय एजेंट इन खबरों को मीडिया को दे देते थे। अगले दिन ये फर्जी खबरें अखबारों में छप जाती थीं और पूरे देश में अमेरिका विरोधी मानसिकता पैदा होने लगती थी। केजीबी अब मोरारजी की सरकार में अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश में लग गई थी, और इसके लिए उसने एक बार फिर भारतीय अखबारों और पत्रकारों का सहारा लिया। साथ ही उसने भारतीय नेताओं, अधिकारियों, राजनयिकों और पत्रकारों पर एक बार फिर बेहिसाब पैसा खर्च करने लगी। जो पैसे से नहीं मान रहे थे उन्हें केजीबी की महिला एजेंट अपने जाल में फंसाने लगी और ब्लैकमेल कर सूचनाएं और जानकारियां लेने लगी। इस तरीके से धीरे धीरे ही सही, मगर मोरारजी की सरकार में भी केजीबी ने अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी थी। बताया जाता है कि जून 1978 में मोरारजी की सरकार में मंत्री रहे चौधरी चरण सिंह को मंत्रिमंडल से बाहर करवाने में केजीबी की ही मुख्य भूमिका थी। वजह यह थी कि चौधरी चरण सिंह लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि इमरजेंसी लगवाने के इल्ज़ाम में इंदिरा गांधी पर मुकदमा चलवाया जाए। इसके लिए वो खुलेआम जनसभाओं में भी बोला करते थे। ये बात केजीबी को हजम नहीं हो रही थी। इसी के चलते उसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर चरण सिंह को मंत्रिमंडल से बाहर करवा दिया। इसी बीच केजीबी मोरारजी देसाई की सरकार के चोरी छुपे इंदिरा गांधी के साथ भी गुप्त संपर्क बनाए हुए थे। इंदिरा गांधी के साथ अपने गुप्त संपर्कों को लगातार बनाए रखने के लिए केजीबी ने बाकायदा एक ऑफिसर की भी नियुक्त कर दी थी। इस ऑफिसर का नाम था विक्टर शेपाखीन। विक्टर शेपाखीन नाम के इस केजीबी एजेंट को एक रशियन अखबार के पत्रकार की पहचान दी गई थी, जिसका कोड नेम था व्लादिमीर। अपनी इसी पहचान के साथ इस एजेंट ने इंदिरा गांधी के साथ अपनी जान पहचान बढ़ानी शुरू कर दी थी। केजीबी की दिल्ली रेजिडेंसी को मॉस्को से एक नया निर्देश मिला था कि कांग्रेस को अब नए तरीके से स्थापित करने के लिए इंदिरा गांधी को तैयार किया जाए, जिसके बाद केजीबी ने इसका जिम्मा अपने उसी व्लादिमीर नाम के केजीबी एजेंट को दिया, जो पहले से ही सोवियत अखबार के पत्रकार के रूप में इंदिरा गांधी से संपर्क स्थापित कर चुका था। वहीं अपने इस काम के लिए मई 1977 में केजीबी ने भारत में एक फंड का गठन किया और इसे कोड नेम दिया डीपो। इसका मुख्य काम था इंदिरा गांधी द्वारा बनाई गई कमेटी फॉर डेमोक्रेटिक एक्शंस के फैसलों को प्रभावित करना, और फिर वही हुआ जो सोवियत संघ चाहता था। जनवरी 1978 में इंदिरा गांधी ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी तोड़ दी और एक नई पार्टी का गठन कर दिया, जिसका नाम कांग्रेस आई रखा। आई मतलब इंदिरा। इधर मोरारजी की सरकार मात्र 3 साल ही चल सकी। इसके बाद हुए आम चुनावों में इंदिरा गांधी की जीत होती है और जनवरी 1980 में वो दोबारा सत्ता में आती है। इंदिरा की जीत के बाद केजीबी एक बार फिर दिल्ली की सत्ता के गलियारों में पूरी तरह सक्रिय हो जाती है, मगर अब इंदिरा और सोवियत यूनियन के संबंध पहले जैसे नहीं रह गए थे। इंदिरा अब सोवियत यूनियन की कठपुतली बनकर काम नहीं करना चाहती थी। यही वजह थी कि इंदिरा ने अपनी विदेश नीति को सोवियत यूनियन के इर्द गिर्द न रखकर अब पश्चिमी देशों, खास तौर पर अमेरिका की तरफ मोड़ना शुरू किया और उसके साथ संबंध बढ़ाने शुरू किए। अमेरिका के साथ संबंधों में सुधार करने के पीछे कई वजहें भी थीं। दरअसल 1974 में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण के बाद पश्चिमी देशों ने भारत के न्यूक्लियर प्लांट के लिए यूरेनियम की सप्लाई बंद कर दी थी। इसे दोबारा शुरू करने के लिए अमेरिका का साथ भारत के लिए जरूरी था। वहीं वर्ल्ड बैंक पर भारत की निर्भरता बढ़ रही थी, मगर अमेरिका अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर लोन की शर्तों को कठिन कर रहा था, जिससे भारत की दिक्कतें बढ़ रही थीं। अमेरिका और पश्चिमी देशों के भारत विरोधी इस रुख के पीछे की असल वजह भारत के सोवियत यूनियन के साथ नज़दीकी संबंध ही थे।
इंदिरा अब सियासी तौर पर पहले से काफ़ी परिपक्व हो चुकी थी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की उनमें गहरी समझ आ चुकी थी। इंदिरा समझ रही थी कि बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारत सिर्फ सोवियत यूनियन के भरोसे नहीं रह सकता, इसलिए वो अब अमेरिका के साथ भी संबंधों को बढ़ाना चाह रही थी। 1981 में अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की सरकार बनी और 20 जनवरी 1981 को रोनाल्ड रीगन ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। रोनाल्ड रीगन ने भी राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका के विदेश नीति में बड़े बदलाव शुरू किए। सोवियत यूनियन के बढ़ते प्रभाव को रोकना रीगन की विदेश नीति की प्राथमिकता में शुमार था। इसलिए जब इंदिरा ने अमेरिका के साथ संबंधों को बढ़ाने की पेशकश की तो रोनाल्ड रीगन ने इसे हाथों हाथ लिया और फिर 11 सालों बाद जुलाई 1982 में इंदिरा गांधी ने अमेरिका की आधिकारिक यात्रा की। इंदिरा की इस यात्रा ने अमेरिका और भारत के रिश्तों में जमी बर्फ को पिघलाने का काम किया। इंदिरा के अमेरिका की तरफ बढ़ रहे झुकाव ने सोवियत यूनियन और केजीबी को असहज कर दिया था। इसके अलावा वीके कृष्ण मेनन के रक्षा मंत्री बनने के समय से ही भारत के सभी रक्षा सौदों में सोवियत संघ का एकाधिकार था। इंदिरा सोवियत के इस एकाधिकार को तोड़ना चाह रही थी। इसी के चलते इंदिरा गांधी ने भारतीय वायुसेना के बेड़े में नए लड़ाकू विमानों के लिए रूस के मिग की जगह फ्रांस के मिराज लड़ाकू विमानों को प्राथमिकता दी और फ्रांस के साथ मिराज विमानों की डील का सौदा पक्का कर दिया। ये बात सोवियत संघ को बिल्कुल नागवार गुजरी, जिसके चलते केजीबी के इशारे पर सीपीआई ने इंदिरा गांधी पर इन विमानों की खरीद में धांधली के आरोप लगाने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, मिराज विमानों की डील के खिलाफ लिखने के लिए केजीबी ने भारतीय पत्रकारों को पैसे देकर मीडिया में खबरें भी प्लांट करवानी शुरू कर दी। सोवियत यूनियन और केजीबी की कोशिश थी कि इस दबाव के जरिए मिराज विमानों की डील रद्द करवाई जा सके, मगर केजीबी के इस प्रोपेगेंडा का इंदिरा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उन्होंने इस डील को रद्द नहीं किया। आज फ्रांस के साथ हुई राफेल विमानों की डील के बाद भी कुछ इसी तरह हो रहा है जो उस समय हुआ था। क्या अब भी आपको बताने की ज़रूरत है कि आखिर राफेल डील का एक राजनीतिक दल, मीडिया का एक वर्ग और कुछ गिने चुने पत्रकार क्यों इतना विरोध कर रहे हैं? इस बात को आप खुद ही समझ सकते हैं। खैर, सोवियत यूनियन के प्रति इंदिरा के इस बदलते रुख का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि केजीबी की पकड़ भारत में कमज़ोर हो गई थी और इंदिरा उसके प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो गई थी। जहां इंदिरा गांधी अभी भी केजीबी के प्रभाव में थी, वहीं उनके आसपास के सभी महत्वपूर्ण लोगों तक केजीबी ने पहुंच बना ली थी। बस एक ताकतवर राजनीतिक शख्सियत ऐसी थी जो केजीबी के तमाम कोशिशों के बाद भी उसकी पहुंच से बाहर थी। ये वो शख्सियत थी जिसका सिक्का तत्कालीन भारतीय राजनीति में इंदिरा गांधी के समानांतर चल रहा था, जिसके एक इशारे पर राज्यों के मुख्यमंत्री बदल दिए जाते थे, और ये थे इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी। केजीबी लाख कोशिशों के बावजूद संजय गांधी को भेद नहीं पा रही थी। हालांकि केजीबी का एक एजेंट, जिसका कोड नेम पुरी था, संजय गांधी के पास तक पहुंचने में कामयाब हो गया था, मगर वो उन्हें अपने प्रभाव में नहीं ले पा रहा था। केजीबी ने संजय गांधी के बारे में जो कुछ खुफिया जानकारी इकट्ठी की थी, उसके मुताबिक संजय गांधी पूंजीवादी मानसिकता के थे, जिनका झुकाव पश्चिमी देशों की तरफ था। मतलब साफ था कि संजय गांधी प्रो अमेरिकी थे। हालांकि उस वक्त तक वो CIA की भी पहुंच से बाहर थे, मगर केजीबी को यकीन था कि वो जाएंगे तो अमेरिका के पाले में ही। संजय गांधी उस वक्त तक इंदिरा गांधी के सियासी उत्तराधिकारी के रूप में सामने आ चुके थे और भारत की भावी राजनीति के इस प्रभावशाली, कद्दावर और ताकतवर शख्सियत का अमेरिका के पाले में जाना सोवियत यूनियन और केजीबी दोनों को बर्दाश्त नहीं था। केजीबी के लिए संजय गांधी को बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। तभी 23 जून 1980 को एक ऐसी घटना घटती है जिसने भारतीय राजनीति की दिशा मोड़ दी। एक प्लेन हादसे में संजय गांधी की मौत हो जाती है। मगर क्या ये प्लेन हादसा महज एक दुर्घटना थी? क्या केजीबी ने की थी संजय गांधी की हत्या? क्या इंदिरा गांधी को इस साजिश की पहले से जानकारी थी? वो कौन सा देश था जो संजय गांधी की मौत पर खुशी मना रहा था? क्या संजय गांधी तक पहुंच चुके पुरी नाम के इस केजीबी एजेंट की पहचान दुनिया के सामने आई भी या नहीं? और क्या हुआ था 23 जून 1980 की उस सुबह को? ये सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानेंगे सीरीज के अगले वीडियो में।
तब तक थोड़ा इंतज़ार कीजिए। नमस्कार।